Welcome to Ignuwala. This assignment is developed by Ignuwala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range chapter-wise reference books including mini salt sample question papers for various IGNU courses. So let us begin with its assignment coded BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। संप्रेषण की प्रक्रिया को समझाइए। संप्रेषण क्या होता है? उसे इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तथ्यों, विचारों, सोच और सूचना का मौखिक, लिखित या संकेतों द्वारा अथवा मुद्राओं के माध्यम से आदान प्रदान की प्रक्रिया है। संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश का होना आवश्यक है। इसमें दो होते हैं, जिसे हम कहते हैं, इस प्रक्रिया में दो पक्ष हैं, मतलब टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व्ड, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, सेंडर और रिसीवर। और जो सेंडर उसको जो संदेश भेजता है उसे सेंडर कहते हैं और रिसीव करने वाले को हम रिसीवर कहते हैं। और इसके जो मेन प्रेषक जो संदेश भेजता है उससे पढ़ने वाला प्राप्तकर्ता होता है। और जो संप्रेषण की प्रक्रिया में 9 तत्व मुख्य रूप से शामिल होते हैं। पहला आता है स्रोत, मतलब कि सोर्स। फिर आता है वक्तृत्व क्षमता, मतलब जो एक कहने की तरीका है या फिर कैपेसिटी ऑफ सेइंग वर्ड्स। फिर आता है मैसेज, जो मेन मैसेज है वो। फिर हमारे पास आता है माध्यम मतलब कि जो सोर्स है जिसके थ्रू हम मैसेज भेज रहे हैं, मीडियम ऑफ सेंडिंग द मैसेज। और आता है प्राप्तकर्ता, रिसीवर। और संदेश की प्राप्ति मतलब डिलीवरी, और प्रतिक्रिया मतलब उसके बारे में उसका जो रिएक्शन होता है। जो रिएक्शन है उसकी बातचीत से ही मतलब जो वक्ता और श्रोता के बीच में जो संवाद है उसी से संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है। फिर आता है संदर्भ। संप्रेषण का संदर्भ मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है वो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक अथवा सांस्कृतिक हो सकता है। और जीवन मूल्य और दृष्टिकोण, वक्ता के जीवन मूल्य मतलब जो उसके लाइफ के मूल्य हैं, और दृष्टिकोण जो उसका पर्सपेक्टिव है का भी उसके विषय के चुनाव, जो उसने सब्जेक्ट चूज किया है उस पे, वर्ड्स पे बहुत फर्क पड़ता है। अब आता है जनसंचार माध्यमों की भाषा पर प्रकाश डालिए। जनसंचार माध्यम क्या होते हैं? जैसे रेडियो की भाषा का माध्यम ध्वनि है। ये सभी ध्वनियां रेडियो को संचार माध्यम के रूप में विशिष्ट बनाती हैं। फिर आता है टेलीविजन। टेलीविजन में बिना किसी तरह की भाषा का प्रयोग किए दृश्य बिंब दर्शकों तक अर्थ संप्रेषित करने में कामयाब होते हैं। फिर आता है मुद्रित माध्यमों की भाषा। मुद्रित माध्यम मतलब जैसे जो प्रिंटेड है, समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रिका आदि सब मुद्रित माध्यम है। इसमें लेखक का अपनी शैली का प्रभाव नहीं होता। एक ही माध्यम में भी संदेश को संप्रेषित करने का तरीका अलग अलग होता है। समाचार अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। पुस्तक समीक्षा में भाषा की लेखक की जो भाषा है वो अपने विचारों को पेश करने पर बल होता है, जब हम कोई बुक रिव्यू कर रहे होते हैं उसमें। फिर आता है श्रव्य माध्यमों की भाषा। श्रव्य माध्यमों में मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचार में वाक्य छोटे और बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। रेडियो पर प्रसारित समाचार पहले लिखे जाते हैं, लेकिन इस ढंग से मानो उन्हें लिखित रूप में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि बोलकर समझाने के लिए लिखा गया है। क्योंकि रेडियो पर जो लोग निरक्षर होते हैं, मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो भी समाचार सुनते हैं। अब दृश्य माध्यमों की भाषा। जो दृश्य माध्यम में श्रव्य का भी प्रयोग होता है, इसलिए उन्हें दृश्य श्रव्य माध्यम भी कहते हैं। जैसे टेलीविजन, सिनेमा दृश्य श्रव्य माध्यम है। और उसमें क्या होता है, दृश्य माध्यमों में दृश्य होने के साथ कारण शब्दों के द्वारा वस्तु, स्थिति और भाव का वैसा वर्णन करने की जरूरत नहीं होती जैसी मुद्रित या श्रव्य माध्यमों में होती है। दृश्य माध्यम में प्रयुक्त होने वाली भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। भाषा बोलचाल के अनुरूप हो, सरल और सुनकर समझ में आ सके, क्लिष्ट और बोलने में कठिनाई उत्पन्न करने वाले शब्दों का इस्तेमाल ना किया जा सके, मतलब जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं उनको ना यूज किया जाए। दृश्य के साथ उसका पूरा तालमेल हो, और मतलब जो पूरा तालमेल बना रहे उसका दृश्य श्रव्य का। दृश्य कार्यक्रमों के दर्शकों को ध्यान में रखकर भाषा का प्रयोग हो। अब आता है हमारे पास आंगिक संप्रेषण और भाषा को रेखांकित कीजिए। आंगिक भाषा में वक्ता और श्रोता दोनों के मनोभावों को एक दूसरे के प्रति और उनके आकर्षण विकर्षण के संदर्भ में समझा जा सकता है। मतलब जो आंगिक भाषा होती है
उसमें जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है और जो लिसनर है, दोनों के मनोभावों के मतलब एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं। 5 स्थितियों से हम इसको समझ सकते हैं। क्षेत्र, अंदाज और उन्मुख होना मतलब कि आउटस्पोकन होना, मुखाकृति मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस, और जो ये है आंगिक संप्रेषण और भाषा, उसका मतलब मेनली वो होता है हाव भाव, जो कि हम जेस्चर्स होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। इसमें अभिव्यक्त करने वाली प्रमुख स्थितियां हैं। क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र है, सामाजिक संपर्क, सार्वजनिक क्षेत्र, इस तरीके की इसमें दूरियां होती हैं। और अंदाज जैसे कि पोस्चर, हाथ रखने का अंदाज, बैठने खड़े होने का अंदाज आदि व्यक्ति के स्वभाव तथा मनोस्थिति का बोध कराते हैं। उन्मुख होना, एक दूसरे के निकट खड़े होना, दूर दूर खड़े होना मतलब संकोच का भाव व्यक्त करना, परस्पर उन्मुखता व्यक्त करते हैं। और आता है फेशियल एक्सप्रेशंस, आश्चर्य, शोक, क्रोध एक्सेट्रा, मतलब जो जितने भी एक्सप्रेशंस हैं ये व्यक्ति की मुख मुद्रा उसी के अनुसार हो जाती है। अब आता है साक्षात्कार के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। तो मतलब जो साक्षात्कार मतलब कि जो इंटरव्यू है वो अनेक रूप से चलते हैं। जैसे फर्स्ट आता है हमारा विशिष्ट व्यक्तियों से साक्षात्कार, जैसे राजनेता हैं और साहित्यकार हैं। और साहित्यिक साक्षात्कार के लिए डॉक्टर रणवीर रांगरा, हिंदी में मेरे साक्षात्कार क्रम से अनेक प्रसिद्ध लेखकों के साक्षात्कार किताबों के रूप में छप चुके हैं। फिर आता है नॉर्मल, जो साधारण व्यक्तियों से होता है। फिर आता है सामाजिक प्रयोजनों के लिए लिया गया साक्षात्कार। फिर आता है नौकरियों के लिए, नौकरियों वाले हैं प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार। फिर आता है व्यावसायिक सेवाओं के लिए। फिर आता है अध्यापक आदि की नियुक्ति के लिए होने वाला साक्षात्कार। साक्षात्कार में दोनों पक्ष 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के साक्षात्कार द्वारा एक दूसरे को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। फिर आता है प्रश्न हमारे पास, औपचारिक पत्र को परिभाषित करते हुए औपचारिक पत्र का एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। तो उसको हम विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला आता है रिक्वेस्ट लेटर। फिर आता है जिसे हम कहते हैं प्रार्थना पत्र, मतलब जैसे अवकाश, शिकायत, सुधार आवेदन के लिए किए जाते हैं प्रार्थना पत्र। फिर आता है संपादकीय, उसे कहते हैं हम एडिटोरियल लेटर। फिर आता है ऑफिशियल लेटर, जिसे हम कहते हैं कार्यालयीय पत्र। फिर व्यापारी अथवा व्यावसायिक पत्र, बिजनेस लेटर्स। फिर आता है हमारे पास जो हम किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी समस्या के बारे में, जैसे फिर आता है दूसरा अनुच्छेद, आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं उसे लिखें तथा धन्यवाद के साथ समाप्त करें। औपचारिक पत्र का ये प्रारूप दिया हुआ है यहाँ पर। फिर आता है व्यावसायिक पत्र। ये व्यावसायिक पत्र में प्रेषक का पता, दिनांक, पद, प्रापक का पदनाम, पता, विषय, महोदय, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, भवदीय और अपना नाम। फिर आता है औपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति। प्रशस्ति में आता है श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय। अभिवादन में औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखते हैं। फिर समाप्ति में आता है आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्या, भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिकीय, इस तरीके से। संपादक के नाम जो पत्र होते हैं उसमें आता है वो पत्र जिसमें पाठकों द्वारा समाचार पत्रों के संपादकों को संबोधित करके लिखे जाते हैं। अब आता है वैयक्तिक लेखन की भाषा को सउदाहरण सहित लिखिए। वैयक्तिक लेखन की भाषा निवैयक्तिक लेखन से कुछ भिन्न होती है। निवैयक्तिक लेखन में वस्तुपरकता, विषय की विवेचना, लेखकीय तटस्थता महत्व अधिक होने से भाषा में आत्मीयता और निजता वैयक्तिक लेखन की अपेक्षा कम होती है। वैयक्तिक लेखन की भाषा में लेखक की उपस्थिति के कारण उसमें गहनता और संवेदनशीलता अधिक होती है, किंतु भाषिक विविधता और कल्पनाशीलता उतनी नहीं होती। जैसे वैयक्तिक लेखन जो पर्सनल राइटिंग होती है उसमें क्या होता है कि मतलब जो संवेदनशीलता और डीप चीजें होती है वो ज्यादा होती है, बल्कि जो लैंग्वेज की वेरिएशंस है वो कम होता है और जो इमेजिनेशन है वो कम होती है। आत्मकथा की भाषा, जो आत्मकथा की भाषा है वो व्यक्ति के अनुभव द्वारा अनुभव किए गए जीवन के सत्य तथा यथार्थ का चित्रण है। तो ये इसमें क्या होता है, आत्मकथा के अंतर्गत मनुष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये इसके थ्रू हम जान सकते हैं, न मानुषात श्रेष्ठतर हिम किंचित, अर्थात मनुष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मकथा में आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्मविश्लेषण, आत्माभिव्यक्ति की जाती है।
संस्मरण की भाषा, स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विशेष के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण में हम मेनली जो बीती हुई बातें होती हैं उन्हें याद किया जाता है, तो बीती बातें याद की जाती हैं संस्मरण में। उसमें भाषात्मकता अधिक रहती है। संस्मरण की भाषा विवरणात्मक होती है। विवरणात्मक मतलब जैसे कि बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होती है और चित्रित व्यक्ति के साथ बिताए हुए क्षणों के आधारित होने के कारण संस्मरण में वर्णित व्यक्ति की छाप भी मौजूद रहती है। फिर डायरी की जो भाषा होती है, डायरी की भाषा सार्थक और उद्देश्यपूर्ण होती है। तो उसमें साफगोई मतलब सच्चाई और साफगोई भी एक आवश्यक तत्व होता है। बदलती हुई मनस्थितियां, विभिन्नता और मानसिकता में बदलाव के कारण भाषा शैली का जो रूप है वो भी बदलता रहता है। यात्रा वृत्तांत की जो भाषा है, यात्रा वृत्तांत मतलब कि जो ट्रैवल जो डायरीज बनती हैं उसमें क्या होता है कि स्थान बदलने की क्रिया महत्वपूर्ण होती है और इसमें चलते रहने का क्रम निरंतर एक उद्देश्य के साथ बना रहता है। अब आता है भाषण की भाषा। भाषा का संप्रेषण, भाषा पर संप्रेषण की दृष्टि से किए जा रहे चिंतन में वाक्य के स्थान पर प्रोक्ति को महत्व मिल चुका है। मतलब वाक्य सेंटेंसेस के स्थान पे प्रोक्ति को महत्व मिल चुका है। जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस की जगह पे हम प्रोक्ति यूज करते हैं। संप्रेषण क्रिया में वाक्य को अंतिम या महत्तम इकाई के रूप में इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि मानव का भाषा व्यवहार मात्र स्वतंत्र वाक्यों की सहायता से सिद्ध नहीं हो पाता। मतलब विचारों की अभिव्यक्ति संदर्भगत, नियंत्रित और नियमबद्ध यूनिट के द्वारा ही संभव होती है। जो आधुनिक जो वर्ल्ड है, मतलब जो मॉडर्न एरा है, उसमें भाषण विचार संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। जो हम मतलब जो वर्ड्स हैं उसका सशक्त माध्यम क्या है? जो स्पीच है। बात है हमारे पास साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा क्या होती है? साहित्य में अभिव्यक्त मतलब जो साहित्य में हमने यूज की हुई भाषा है उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। उसमें विशेषताएं होती हैं कुछ। पहली होती है औपचारिक, मतलब कि ऑफिशियल, जिसे कहते हैं हम औपचारिक भाषा, मतलब कि जो बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं। वाक पटुता, मतलब जिसे वाक चातुर्य भी कहते हैं। फिर आता है बयानबाजी, मतलब अलंकार साहित्यिक भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर आता है कल्पना, मतलब इमेजिनेशन। फिर संचार का क्षेत्र मतलब हम किस तरीके के लोगों को टारगेट कर रहे हैं इसमें। फिर आता है सृष्टि का स्रोत, उद्देश्य, भावनाएं, संगति, निष्कर्ष, दीर्घता, भाषा के नियम और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। फिर आता है संवाद की संरचना। संवाद का प्रारंभ क्या होता है? संवाद का जो प्रारंभ है वो अनौपचारिक संवाद का प्रारंभ कहीं से भी हो सकता है। कोई संबंधी, मित्र, पड़ोसी आदि आता है तो अभिवादन के बाद हालचाल पूछने से भी संवाद का आरंभ होता है। फिर आता है हमारा औपचारिक संवाद। औपचारिक संवाद कार्यालय, किसी अधिकारी अथवा ऐसे व्यक्ति से होता है जिससे हम किसी विशेष काम से, विशेष प्रयोजन से मिलते हैं। फिर आता है संवाद का मध्य। औपचारिक संवाद की स्थिति में बैठक या कार्रवाई में कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। कौन बोलेगा, किस पर चर्चा होगी, निर्णय पर कैसे पहुंचा जाएगा। जो कुछ नियम बनाए गए हैं उन नियमों का अगर उल्लंघन किया उस पर किस तरीके की कार्रवाई होगी। फिर आता है संवाद का अंत। औपचारिक और अनौपचारिक संवाद का अंत भी उन्हीं की परंपराओं के अनुरूप होता है। औपचारिक बैठकों में औपचारिक रूप से चर्चा का अंत होता है। उसमें क्या होता है, लास्ट में जो डिसीजंस रहते हैं उनकी घोषणा की जाती है। फिर अनौपचारिक संवाद में समापन, अब चला जाए, आज तो बड़ा मजा आया, ऐसे ही मिलते रहना आदि चीजों से। फिर आता है भाषा के उपयोग। भाषा के कई उपयोग हैं, जैसे सूचित करना, आग्रह करना, मनोरंजन करना, संबंध विच्छेद करना, पूरक के रूप में कार्य करना तथा छिपाना। ये सब क्या है? भाषा के कार्य। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignowala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.